चलो मजाक नहीं करेंगे, बोर्ड पे देखो बच्चा, आई थिंक आपको इस तरह के प्रश्न जहां √3, √2, √5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना ये हमने किया था, है ना, और ये आपको करने के लिए कहा गया था √5। आई थिंक आप √2 भी इरेशनल प्रूफ किए होंगे। फिर मैंने इस तरह के 2 सवाल कराए थे आपको कि नहीं, कि अगर इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आता है और कहता है कि क्या करिए उसको इरेशनल साबित कीजिए, तो आई थिंक मैंने सिखाया है, तो आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आज की कार्रवाई कुछ इस प्रकार है कि आज हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, दैट इज फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन, ये स्पेलिंग थोड़ी सी लगता है गलत हो चुकी है, दैट इज 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर कि अगर हमें 2 रैशनल नंबर दिए हो और हमें उनके बीच में और रैशनल नंबर निकालने हो तो वो कैसे किया जाएगा, ये आज हमें सीखना है। इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कहता फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देखो 3 और 4 क्या हैं, 2 रैशनल नंबर हैं। क्या हैं, 2 रैशनल नंबर है बेटा। वो थोड़ा गेट बंद करो, एसी की हवा बाज ली जाएगी बच्चा, है ना। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 आप खुद जान रहे हैं कि 3 और 4 दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। अरे 3 और 4 क्या रैशनल नंबर नहीं है। 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं। तूने मेरा कैमरा तो नहीं हिलाया होगा दोस्त, जिस तेजी से तू गया है, हाई चांसेस कि हिला दिया हो। अरे यार यहाँ तो वो सीट नहीं मिली, तू पूरा खिलाड़ी कुमार बन के क्यों मेरी दुर्गति करना चाह रहा है। चलो हिलाया तो तूने नहीं है, चलो ये भी जरूरी है ना, फिर मेरी इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर भाई हिल गया, है ना। अब इसमें मैं कट नहीं डालूंगा, इतना मेहनत मैं करता नहीं कि कट डालता रहूँ, ठीक है। इतना तो वैसे भी बीच में गैप ले ही लेते होंगे बीच में। तो प्रश्न था बच्चा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आ रहा बेटा यहाँ देखो, ठीक है। तो 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं 3 और 4, और इनके बीच में और 6 रैशनल नंबर निकालने की बात चल रही है। और पहला प्रश्न तो मेरा यही था कि आपको दिख रहा है कि 3 और 4 जिनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है, ये 3 और 4 खुद क्या हैं, 2 रैशनल नंबर। तो यही तो सीख रहे हैं आज कि 2 रैशनल नंबरों के बीच में और रैशनल नंबर कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो पहला तरीका क्या है, जो पहले तरीके की बात करेंगे कि फर्स्ट तरीका क्या है, दैट इज, मुझे एक कंसेप्ट समझाना है पहले इसको कराने से पहले। आप मुझे बताइए कि अगर एक नंबर है 12 और अगला नंबर है 14, और मैं कहूँ इन दोनों के ठीक बीच में क्या आता है, 13, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है। बस कोई गणित है आपके पास, तो 12 एक नंबर है, एक नंबर 14 है। मैंने कहा इनके ठीक मिड पे क्या आता है, आपने कहा 13, क्योंकि इतने तो समझदार हो आप कि आपने कहा कि 12 और 14 के बीच में क्या आएगा बेटा, 13 ही आएगा। बट कोई मैथमेटिकल तरीका है करने का। अगर मैं कहता कि एक नंबर है 7 और एक नंबर है 21, और अब मैं कहता इनके ठीक बीच में क्या आता है, अब तुम थोड़ा सोचोगे तो आपको कंसेप्ट सीखना चाहिए ना, जो हमेशा काम करता है। देखो आपने क्या कहा, 12 और 14 के बीच में क्या आता है, 13। एक्चुअल में कभी भी 2 नंबर दिए हो और उनके ठीक मिड पे जो नंबर है वो निकालना हो, तो इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज देखो, 12 और 14 का एवरेज कैसे निकलेगा, 12 और 14 का सम डिवाइड बाय 2। मीन करना सीखा होगा, एवरेज इज व्हाट, एवरेज होता है मीन। तो 12 और 14 के ठीक बीच में क्या नंबर है वो निकालना था। तो क्या करेंगे, जिन 2 नंबरों के ठीक बीच में नंबर चाहिए उनका क्या कर लो, एवरेज कर लो। अब 2 नंबर का एवरेज कैसे होगा, उन दोनों का सम डिवाइड बाय कितने नंबर है ये, 2 से डिवाइड किया, देखो कितना आया, कितना आया बेटा, 26 डिवाइड बाय 2 कितना था। तो ये तरीका है, तो तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में तो आपने बता दिया, अब बता सकते थे, बोलो। बट आई थिंक अब तरीका आ गया, अब बता सकते हो। अगर मैं कहता 7 और 21 के ठीक मिड पे क्या नंबर है, तो आप कहोगे भैया वो जो दोनों के मिड पे जो नंबर है वो इन दोनों का ही एवरेज है। बोलो हाँ या ना, कितना होगा, 28 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14। और देख लो 14 इन दोनों के ठीक
बीच में आता है। ठीक है, अब मुझे तो ये कराना था, बट आई थिंक मैंने एक तरीका सिखाया। एक्चुअल में ये जो मैंने तरीका सिखाया है कि दो नंबरों के ठीक बीच में एक नंबर कैसे निकाला जाता है, इसका ही इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ये दो रैशनल नंबर 3 और जो 4 दे रखे हैं, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, चलो तो मैं आई थिंक इसको हटा सकता हूं यहां से, इसको यहां से हटाया जा सकता है, या मैं थोड़ा चाहूं तो इसको रख लेता हूं, है ना। ये नंबर क्या था यहां पर, 7 था, है ना। और ये समझ आया कि दो नंबरों के ठीक मिड पे अगर आपको एक नंबर चाहिए तो उनका क्या होता है, एवरेज। एक जनरल फॉर्मूला लिख के आपके लिए खत्म कर देता हूं कि अगर एक नंबर ए है और एक नंबर बी है और आपको ठीक इनके मिड पे नंबर चाहिए तो वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी का हाफ। अब चाहे ए कुछ भी हो और बी कुछ भी हो, समझ आया नहीं है कंसेप्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं यहां कैसे यूज करना है, यहां इसको कैसे यूज करना है। अब अपने सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल तो ये था कि हमें कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। रुक जाओ बच्चा, क्या दिक्कत है, उसको रख दो बच्चा बाहर, वो शिवानी दीदी को दे दो उधर, है ना। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर और निकालने हैं। तो चलो कैसे दिमाग लगाया, तो मैंने कहा देखो 3 एक नंबर है, एक नंबर 4 है। अब मैं एक चीज सीखा अभी कि मैं दो नंबरों के ठीक बीच में जो नंबर है वो निकाल सकता हूं, क्योंकि वो क्या है उन दोनों का एवरेज। और इन दोनों के ठीक बीच में जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में ही है कि नहीं। तो बताओ 3 और 4 के बीच में मुझे 6 नंबर निकालने हैं, बट 6 में से एक नंबर तो मैं निकाल ही सकता हूं। वो एक नंबर क्या है, वो नंबर जो इनके ठीक बीच में है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ऐसे मत कर देना पेपर में बोर्ड ये बॉक्स वॉक्स बना के, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि कहां नंबर आ रहा है एक्चुअल में, कि अगर ये 3 है ये 4 है तो इनके बीच में 6 नंबर निकालने थे, तो एक नंबर क्या होगा इन दोनों का एवरेज। और वो एवरेज क्या है, वो एक ऐसा नंबर है जो इनके ठीक बीच में है। कितना आएगा ये, तो पहला नंबर आएगा 3 + 4, 3 प्लस डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 7/2, है कि नहीं। तो लो मैंने 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल दिया। 7/2 रैशनल नंबर नहीं है, p/q की फॉर्म में है कि नहीं। तो लो एक रैशनल नंबर आ गया 7/2। बट आई थिंक अभी 5 और निकालने हैं। अब मैंने अपनी अक्ल लगाई, मैंने कहा अब क्या करता हूं, अब एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। अब इन दोनों के जो बीच में होगा ठीक, वो अपने आप से क्या है 3 और 4 के बीच का ही रैशनल नंबर है। समझ आ रहा क्या कर रहा हूं, तो ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अब क्या करता हूं, एक नंबर 3 और 7/2 के बीच में निकाल देता हूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जो 3 और 7/2 के बीच में होगा, दैट नंबर इज आल्सो लाइज बिटवीन दी 3 and 4 नंबर, जिनके बीच में मुझे एक्चुअल में 6 रैशनल नंबर निकालने। ये तरीका बहुत लंबा है, बट बताएंगे इसके भी कुछ फायदे होंगे, इसके भी कुछ फायदे होंगे। इस तरह के सवालों को करने के लिए मैं तो कभी तरीका नहीं लगाऊंगा, बहुत टाइम लगाता है। इससे आसान तरीका है मेरे पास, बट फिर बच्चा कहेगा सब इससे आसान तरीका है तो ये मुश्किल तरीका पहले बता रहा है, और जब ये लगाना नहीं हर बार तो क्यों करना है। मैं तुमको सवाल उठाऊंगा जहां इसको ही लगाना समझदारी होगी। हर तरीका की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस आ ही जाती है। चलिए निकालते हैं दूसरा नंबर। कैसे करोगे बेटा, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 3 + 7/2, और इन दोनों के सम को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर। या तो डिवाइड यहां लिखो 2, बट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो बेहतर है क्या, इन दोनों का सम जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, हाफ, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। कितना आएगा बेटा, आई थिंक एलसीएम करना आता होगा आपको, हाँ या ना। कितना आएगा ये आएगा 1 and 2 का एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय 1 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 3 से कितना 6। आई थिंक एलसीएम करना आता होगा, दो फ्रैक्शन का सम करना आता होगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, अरे एलसीएम जो आया उसको डिवाइड किया दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 2 से, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और जो 1 आया वो मल्टीप्लाई हुआ उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, तो 1 × 7 7, कितना आ गया 6 + 7 दैट इज 13/2। अब 13/2 कायदे से वो नंबर है जो ठीक मिड पे है, किसके, 3 और 7/2 के। कितना आ गया
13/2। मुझे लगता है मैं 3 और 4 के बीच में 2 रैशनल नंबर निकाल चुका हूं। अब एक को निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे? इसी प्रकार से मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा क्या क्या करते हैं, अब 7/2 और 4 के बीच का नंबर निकाल लेते हैं, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बीच का मतलब ठीक बीच में, और ओहो सॉरी, बहुत जल्दीबाजी है मेरे को भी, है ना, मेरे को भी बहुत जल्दबाजी। बच्चा शकल बना रहा था, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन भी देख रहा था, बट तुम्हारे एक्सप्रेशन में पढ़ नहीं पाया, है ना, सॉरी। मुझे भी लगता है थोड़ी जल्दबाजी है, इसको चेंज करेंगे बच्चा। हाँ सही बात है, यहाँ डिवाइड में 2 था, उसको कहाँ भूल गए भाई? ये डिवाइड में जो 2 है बेटा, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, और ये होगा 6 + 7 दैट इज 13/2 इंटू में 1/2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 13/4। तो यहाँ एक्चुअल में आना था कितना? 13/4। और मैंने बोला कि ये तरीका सच में हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए नहीं करेंगे। मुझे कह रहा है 2 नंबर दिए 6 निकाल, अरे 2 निकालने में तो अभी आफत आ गई है, और अभी मुझे और 4 निकालने, और मैं सारे निकालने वाला भी नहीं हूँ अभी, बट सिर्फ मैंने आपको एक तरीका दिया कि देखो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ये ज़्यादा कारगर तब होता है जब मुझे 2 नंबर देगा और कहेगा उनके ठीक उनके बीच में 1 नंबर निकाल दो। तो 1 नंबर निकालने के लिए आसान है ना, कि क्या करो, उनका सीधा एवरेज कर दो, है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? तो आगे मैं इसको सच में नहीं कर रहा हूँ, मैंने आई थिंक इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर ये निकाल दिया पहला, दूसरा ये निकाल दिया। इसी प्रकार से क्या करोगे, इन दोनों का एवरेज करो तो वो नंबर आ जाएगा जो इन दोनों के बीच में है, दैट इज तीसरा। अगर चाहो तो मैं एक कर देता हूं आपके लिए, कितना होगा? 7/2 + 4 और इन दोनों के सम का हाफ। थोड़ा फास्ट जा सकता हूं मैं, 2 और नीचे 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 / 2 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 7 दैट इज 7, प्लस एचडी रहेगा 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 इज 2, और 2 जो आया वो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 4 में दैट इज 8। और पिछली बार की तरह ये भूल नहीं जाना कि डिवाइड जो है जो मल्टीप्लाई में जाएगा तो दैट विल बी 1/2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 + 8 दैट इज 15, और 15 मल्टीप्लाई होगा बाद में किससे? 1 से, दैट इज 15। थोड़ा फास्ट जा सकते हैं आई थिंक, और 2 2 = 4। तो 15/4 क्या है? दैट इज अ नंबर दैट इज एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ द नंबर 7/2 एंड 4, बट जो 7/2 और 4 के मिड पे है वो बाय डिफॉल्ट 3 और 4 के बीच में ही आता है कि नहीं? कितना आ गया बेटा? 15/, ठीक है, थर्ड आ गया। और इसी तरह से आप मेहनत करेंगे तो और भी निकाल सकते हैं, बट सच में इतनी मेहनत अभी करने की जरूरत है नहीं। फिलहाल पर्पस था क्या करना, आपको ये सिखाना कि देखो इस तरह से भी 2 रैशनल नंबर के बीच में मन चाहे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अभी तो 6 बोला है, अगर 10 बोलता तो भी कर सकते थे, बट दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बट आई थिंक आपको मेथड काम करता है ये तो समझ आया ना, कि इस मेथड से भी आप 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच में और रिक्वायर्ड कि 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। वो सवाल ही आपको बताएगा कि 3, 4, 5 या 6, जैसे यहाँ क्या बोला था 6। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ये तो चलो हम पूरा कर नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरा ये लेंथी प्रोसेस है, बट प्रोसेस मैंने बताया कि ऐसे करके किया जा सकता है। और कैसे करोगे अब? अगली बार इसके और इसके बीच में निकाल देना तो एक और आ जाएगा, इन दोनों के बीच में निकाल देना एक और आ जाएगा, इन दोनों के बीच में निकाल देना एक और आ जाएगा, है कि नहीं? और ऐसे चाहो तो करते रहो और दुनिया भर के नंबर निकालते रहना, बट उतने ही निकालेंगे जितने पूछे गए हैं, उससे ज़्यादा क्यों बताएंगे। चलो अच्छा, अब तुम बोलोगे आसान तरीका क्या था? तो आसान तरीका ऐसा है, देखो बच्चा, सवाल वही है, सवाल वही ले रहे, बट अब तरीका अलग अपनाएंगे। दैट इज एक आसान तरीका। क्या है? सवाल था फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, क्या था? 3 and 4। शाबाश। तो आई थिंक यही प्रश्न था, बट पिछली बार हमारी अप्रोच कैसी थी कि हम कौन सा मेथड लगा रहे थे कि 2 नंबरों के ठीक मिड का नंबर निकाल रहे थे, और इस तरह से कोशिश कर रहे थे कि वो 2 नंबर जो 3 और 4 दे रखे हैं उनके बीच में क्या निकाल सकें? 6 रैशनल नंबर निकाल सके। बट हमने देखा दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, कैलकुलेशन ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगता है, तो एक आसान अप्रोच है हमारे पास। देखो
एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4। अगेन वही कहानी है कि ये है 3, ये है 4 और मुझे इनके बीच में 6 और रैशनल नंबर निकालने। कैसे करेंगे देखो, पहले इसको रैशनल की फॉर्म में लिखो। किसकी फॉर्म में लिखो? रैशनल की फॉर्म। 3 जब रैशनल की फॉर्म में जाएगा तो 3/1 है। दूसरा जो नंबर है जो उसके साथ है वो है 4/1। पहला तो आपको ये देखना चाहिए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर दो रैशनल नंबर जिनके बीच में आपको और रैशनल नंबर निकालने की बात चल रही है, पहले तो उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, बट फिलहाल इस प्रश्न में ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों रैशनल नंबर जिनके बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, ऑलरेडी उनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे जरा देखो। आपको कितने रैशनल नंबर पूछे गए? 6। तो आपको क्या करना है? दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? कभी बचपन में पढ़ा होगा कि एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते थे। अगर एक फ्रैक्शन है 3/1, मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब एक और फ्रैक्शन निकालना है जो इसके ही बराबर हो, तो मैं क्या करता था? जितना ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो कितना होगा? 3 3 9, 1 into 3। तो दिखने में आपको फ्रैक्शन अलग लग रहा है, बट तुम भी जानते हो 9/3 जो फ्रैक्शन है वो 3/1 के ही बराबर है। क्यों? देखो 3 से कटेगा 1 पे, 3 से कटेगा 3 पे, कितना है? वो 3/1 है। ठीक है। अच्छा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे लगता है आप जानते थे, थोड़ा मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब मैंने कहा कि 3/1 और 4/1 जिनके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, पहले तो उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो मेरा काम बन जाता कि मुझे डिनोमिनेटर सेम पहले करना पड़ता, बट फिलहाल मुझे यहाँ करना नहीं है। अगला काम क्या है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है, जो कि यहाँ पर है, तो आपको कितने नंबर पूछे गए? 6। तो आप इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जितना ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही नीचे करूंगा, बट क्या मल्टीप्लाई करूँ? दोनों में 2 2, 4 4, 5 5, 7 7, 8 8, 9 9। क्या करना है आपको? अगर जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उससे एक बड़ा, उससे कितने पूछे हैं? 6। तो 6 से कोई भी बड़ा नंबर यूज कर सकते हो। 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, आपकी इच्छा है, बट कितना? जितने पूछे गए हैं उससे बड़ा होना चाहिए। एक बड़ा नहीं कहूंगा मैं, उससे बड़ा होना चाहिए। चाहे एक बड़ा हो, चाहे 2 बड़ा हो, चाहे 10 से कर ले, तब भी आ जाए, तब भी 6 रैशनल नंबर निकल जाएंगे। बट ध्यान रखना, जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उससे छोटा नंबर मत यूज करना और उसके बराबर भी मत करना, उससे बड़ा ही यूज करना है। जैसे मैंने क्या कर लिया? चलो 7 कर लिया। क्या यूज कर लिया? 7। तो देखो, तो मैंने 3/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, बट उसके लिए क्या यूज किया? 7 का इस्तेमाल किया, जो कि 6 से बड़ा था। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 7 से नीचे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा? 3 7 21 अपॉन में 1 into 7 7। और वही 7 का इस्तेमाल ये दूसरा जो नंबर है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए करेंगे। कितना आएगा? 4 into 7 28, 1 into 7 7। अब देखो, तुम भी जानते हो 3/1 कुछ नहीं 20/7 ही है, 21/7 है। देखो 21 को डिवाइड करो 7 से 3 ही आएगा भाई, तो ये क्या है? ये 4/1 के ही बराबर है। इसी को तो कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो उसके बराबर है। अब जो 3 है वो मुझे अब क्या दिखाई दे रहा है? वो मुझे दिखाई दे रहा है 21/7, और जो 4 था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है 28/7। और मुझे लगता है अब इनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर दिख रहे होंगे। कौन कौन से 6 रैशनल नंबर? एक है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और आई थिंक ये तरीका बड़ा आसान है, जो वहाँ कर रहे थे उससे तो बहुत आसान है। बट मैं फिर कहूँगा, बच्चा कहेगा मैं तो यही सीखूंगा। अरे मेरे भाई, अभी मैं तुमको एक सवाल दिखाऊंगा आगे, और नहीं डाला होगा तो मैं डाल दूंगा अभी, बट मेरे हिसाब से डाला होगा, और नहीं डाला होगा तो मेरे को तो पता है ना कि नहीं, मैं बताऊंगा सच में, तब आपको लगेगा कि ये तरीका वहाँ काम नहीं करेगा, तब आपको इस तरीके की जरूरत पड़ ही जाएगी। तो मैं कहूँगा आप भले ही उसको यूज़ ना करें, बट पता आपको वो भी होना चाहिए, वो भी अपने समय में इस्तेमाल होगा। हाँ, इस तरह के प्रश्न पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि भाई उसको करना तो समझदारी नहीं है, क्योंकि वो समय लेगा, है कि नहीं।
तो समझ आया? टीना, खुशी, कनिष्का, हिमांशी और पीछे बैठे हुए लड़के और लास्ट में बच्चा आया आरव। आरव को पूछ लेते लेट क्यों आए बेटा आप? आरव नहीं बताओगे? सो रहा था। चलो कोई नहीं, थक जाता है ना बच्चा, गर्मी का दिन भी। हाँ चलो कोई नहीं, आ जाइए बेटा। आई थिंक वो सवाल समझ आया। अगेन एक सवाल मैंने आपको पूछा, कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, और यहां थोड़ा सा चेंज करना, दैट इज 2, है ना। अब जब इंसान खुद से बनाएगा तो यार ह्यूमन एरर होते हैं, बट वो दैट इज नॉट अ बिग एरर, है ना, वो छोटी सी बात है मेरे हिसाब से। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ये टॉपिक चल रहा है कि हम 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न है, कह रहा है फाइंड, निकालिए 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर किसके बीच में? 3/5 एंड 4/5। अगेन मुझे 2 रैशनल नंबर दिए और मुझे कह रहा है कि इनके बीच में क्या कर, 5 रैशनल नंबर निकाल। आपके पास पहला ऑप्शन है, लगाओगे? लगा सकते हो। इन दोनों का सम करो, उसका हाफ करो, एक रैशनल नंबर आ जाएगा जो इनके ठीक बीच में होगा। बड़े तो पहला ही आया, और फिर जो बीच वाला आया है और किनारे वाले के बीच में फिर बीच वाला निकाल लो, है ना। बट ऐसे करने में समय बर्बाद बहुत होता है, तो हम क्या करेंगे, लो 3/5 एक नंबर है और एक नंबर 4/5। ये आपको बनाना नहीं, सिर्फ आपको समझ आए इसीलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि वन नंबर इज 3/5 and the another rational number that is given is 4/5 and we have to find the 5 rational number between these two given number। तो पहला काम क्या है आपका, देखना कि जिनके बीच में आप और रैशनल नंबर निकाल रहे हैं उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। तो आई थिंक पहली चीज पहले से हो रखी है, तो आई थिंक हमें उसको मेहनत करनी नहीं है। फिर अगला काम क्या है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो नंबर क्या होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर है जो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड दी देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आपको कितने नंबर पूछे बीच में? 5 पूछे, तो क्या करो, 5 से बड़ा नंबर यूज करो। अब 5 से बड़ा नंबर 6 कर ले, 7 कर ले, 8 कर ले। मैं होता तो 10 करता, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना। बट चल तूने बोला 6, तो मैंने 6 से कर सकता हूं, क्योंकि 6 कम से कम 5 से तो बड़ा है, तो 6 लिया जा सकता है। तो मैंने 6 का इस्तेमाल किया इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। 3 6 18, 5 6 30। 6 से यहां मल्टीप्लाई किया, 6 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, कितना होगा बेटा, 6 4 24, 6 5 30। अब जो 3/5 है, आइडियली वो क्या दिख रहा है, 18/30। सॉल्व कर लो, दोनों के दोनों 6 से डिवाइड होंगे, वापस से 3/5 ही है, वो इसके ही बराबर है। और 4/5 है दैट इज 24/30। सॉल्व कीजिए बेटा, दोनों के दोनों 6 से डिवाइड होंगे, अगेन इट विल बी 4/5। तभी तो कहा कि उसका क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आपको इनके बीच में 5 रैशनल नंबर दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, बट ये सब चित्रकारी आपको नहीं करनी है, आपको ये करना है और सीधा लिखना है, द रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको इसके आगे लिखना है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको चीजें समझ आए कि हाँ एक इधर था एक उधर था, और ये इनके बीच के नंबर कौन कौन से है बेटा, वो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और भी है क्या 23/30। आई थिंक कितने आ गए, 5 आ गए क्या, 5 आ गए, ठीक है। बट ऐसे चार्ट बना के मत कर देना नंबर लाइन पे, आपको नहीं करना है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको बेहतर समझ आए। आप तो ऐसे लिखेंगे, दी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर, कि जिन रैशनल नंबर की हमें जरूरत थी या जो बोला गया था वो क्या है, ये लिख दोगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। फुल स्टॉप। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। चलो अनिष्का, आपको समझ आ रहा है बेटा? चलिए
अब इसको देखिएगा बेटा, थोड़ा बड़ा करते हैं, लगा छोटा है क्या पता, दिखने में दिख रहा है वैसे सभी को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहां पर अगेन फिर से वही सवाल कह रहा फाइंड आ, एक ही पूछ रहा है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो मुझे लगता है वो दूसरा पहला तरीका ज़्यादा आसान है ना, कहाँ इतना टाइम लगाएगा, चुपचाप इनका सम कर और हाफ कर दे, क्योंकि क्या पूछा है, सिर्फ एक ही पूछा है। मैं कहाँ इसका, पहले तो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है, तो पहले मैं इनका डिनोमिनेटर सेम करूंगा, है कि नहीं, और फिर मैं इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूंगा। अरे उतने देर में तो इनका सम करके हाफ हो जाएगा। तो समझ आया कि पहले वाले तरीके की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मुझे ये प्रश्न आया, कहता है कि इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल, तो इन दोनों के बीच में वो एक रैशनल नंबर क्या होगा, वो इन दोनों का एवरेज होगा। क्या होगा, इन दोनों का सम किया और इसमें क्या करेंगे, डिवाइड 2 का मतलब है मल्टीप्लाई हाफ, लिख सकता हूं। अरे a प्लस बी में डिवाइड 2 करने का मतलब क्या है, दैट इज a प्लस बी का हाफ, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है कि a प्लस बी के सम में क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/2, एक ही बात है ना। तो क्या किया, इन दो का सम किया और उसमें क्या मल्टीप्लाई किया, 1/2 मल्टीप्लाई किया, मतलब हाफ डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई हाफ किया है, 1/2। एलसीएम करना आता होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 डिवाइडेड बाई 3 4, और 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर -2 से, दैट इज -8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 3, और 3 मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर 1 से, दैट इज 3, कितना आएगा 1/2 -8 में से प्लस 3 गया कितना, दैट इज -5/12, है कि नहीं। अब कितना आ जाएगा बेटा, -5 इंटू 1 दैट इज -5 एंड 2 इंटू 12 24। ये वो नंबर है, बट इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इतना सस्ते में कैसे, बट मैंने कहा देखो उस तरीके की भी अपनी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। अगर मुझे दो इस तरह के नंबर देके कह रहा है कि एक ही रैशनल नंबर निकाल, तो आई थिंक मुझे लगता है वो मिड टर्म वाला जो कंसेप्ट है, जो मिड नंबर वाला कंसेप्ट है, वो लगाना ज़्यादा समझदारी है। आई थिंक अब इससे ज़्यादा समय बचेगा, है कि नहीं। अच्छा, बट मुझे लगता है ये सवाल इंटरेस्टिंग कब हो जाता, अगर सुनना नंबर ज़्यादा रहेंगे हमको। देखो अगर बोलता फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड, चलो इसको बढ़ा देते हैं, दैट इज 3/2 एंड 5/3, है ना। आई थिंक अब मिड वाला नहीं लगाऊंगा मैं, क्यों, अब 6 बोल दिए, अब उस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मुझे आना पड़ेगा कौन से तरीके पे, सेकंड वाले तरीके पे। तो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि आपको 2 रैशनल नंबर दिए, वन रैशनल नंबर इज 3/2 एंड द अनदर रैशनल नंबर इज 5/3, एंड हमें कह रहा है कि क्या कर, इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल। क्या निकाल, 6 रैशनल नंबर निकाल। कैसे करेंगे जरा देखो, पहला है 3/2 एंड द अनदर इज 5/3। पहले मुझे बताओ, पहली समस्या यहाँ ये है कि दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है। लाइक फ्रैक्शन नहीं है मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहला काम तो मेरा ये बनता है कि मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। पता है किसी को कैसे डिनोमिनेटर सेम करते थे, आपको इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर खोजना है जो 2 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो। दैट इज मुझे निकालना है इन दोनों का एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि इन 2 और 3 का एलसीएम ही वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 2 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। आई थिंक 2 और 3 का एलसीएम सबको पता है। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो इतना बड़ा नंबर भी नहीं था, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब यहां से मुझे क्या समझ आया कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना था, तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना था तो क्या क्या, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, और एलसीएम कितना आ रहा है, 6। मतलब मुझे ये समझ आया कि मुझे दोनों का डिनोमिनेटर कितना बनाना है, पहले तो 6 बनाना है। अब कैसे बनेगा, अब इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगे, 6 आई थिंक दैट इज 3, और वही 3 फिर मुझे मजबूरी में ऊपर भी करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रैक्शन मुझे इक्विवेलेंट भी तो रखना है।
तो अगर मैंने 3 नीचे इसीलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज मुझे नीचे 3 मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता, बोले तो इन दोनों का एलसीएम, तो 3 मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, और अब यहां 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 6 हो जाए, दैट इज 2, और 2 नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 2 जा 10। तो क्या नंबर आ गया ये 9/6 और एक आया 10/6। क्या इनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर दिख रहे हैं? अगर इन्हीं के बीच में 6 रैशनल नंबर दिख जाते तो यहां से भी लिखा जा सकता था, बट हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब थी इस मामले में। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने दोनों क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया, और डिनोमिनेटर सेम करने पे ऐसे नंबर आ गए कि जितने रैशनल नंबर बीच में मांगे उनके बीच में दिख जाते हैं। बट आई थिंक हमारे केस में एक आया है 10/6, एक आया है 9/6, तो आई थिंक इस स्थिति में तो इनके बीच में 6 रैशनल नंबर दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर पुराने तरीके पे आ जाओ। अब एक नंबर क्या हो गया 9/6, दूसरा नंबर क्या हो गया 10/6। बट कम से कम ये सवाल, ये जो फ्रैक्शन या रैशनल नंबर कैसे हो गए, लाइक हो गए। क्या हो गए, लाइक। तो क्या करोगे, कितना निकालने हैं 6 रैशनल नंबर, तो 6 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो, और 6 से बड़ा मुझे लगता है 10 कर सकते हैं। 6 से बड़ा ही मल्टीप्लाई करना है ना, 10 कर दिया, कितना हो जाएगा 90/60, और 10 यहां भी मल्टीप्लाई किया, बोलो हाँ या ना, 100/60। और मुझे लग रहा है कि अब आपको बहुत सारे नंबर इनके बीच में दिखाई दे रहे होंगे। किनके बीच में 90/60 और 100/60। कितने नंबर दिख रहे हैं 91/60, बोलो। दूसरा 92/60, 93/60, 94/60, 95/60, और अब है तो और भी नंबर, बट बेटा मुझे पूछे इतने गए थे 6, तो 6 हो गए आई थिंक, क्या हो गए, तो लिख दोगे दी रिक्वायर्ड नंबर आर, ये है वो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें निकालने थे। तो समझ आ गया। आई थिंक मैंने दोनों के दोनों मेथड समझा दिए, और जो स्थितियां बन सकती थी कि एक स्थिति ये भी बनती थी कि जब आपको ऐसे 2 रैशनल नंबर दे देता जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और तब ये प्रश्न होता, तो आई थिंक आपको पता है क्या करना है, पहले आपको उनका डिनोमिनेटर सेम करके उनको लाइक फ्रैक्शन बताना है, और एक बार लाइक फ्रैक्शन बन गया तो पहले देख लेना कि क्या पता लाइक फ्रैक्शन बनाने के दौरान ही नंबर इतने बड़े हो गए कि उनके बीच में आपको इतने नंबर मिल जाए जितना पूछा गया है। बट हमारे केस में एक नंबर आया 9/6, एक आया 10/6, तो इनके बीच में तो 6 रैशनल नंबर नहीं निकल रहे, तो फिर हमने क्या करा, फिर से इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला। कैसे निकाला, वही तरीका, 6 पूछा था तो 6 से बड़ा नंबर यूज करना है। अब 6 से बड़ा, इसका मतलब ये नहीं 6 से बड़ा 7 ही करना है, 6 से बड़ा यूज करोगे तो आपको उतने नंबर बीच में मिल जाएंगे, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ, दिख रहा है। चलो यहां देखो, तो वो एक कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है। अब इसी चैप्टर में जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नई वाली बुक में इसका नंबर सिस्टम नाम नहीं, दैट इज पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गया, मैंने आज सुबह देखा था। चैप्टर का नाम कुछ है वर्ल्ड्स ऑफ नंबर। आई थिंक नई बुक में चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम है वर्ल्ड्स ऑफ नंबर, नंबरों का संसार। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो नंबरों का संसार ही तो पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। चलिए अब इस तरह के प्रश्न भी आएंगे, जरा यहाँ देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 3 + √3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बेटा, 2 + √2 के साथ। कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप देख रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें भी कितनी टर्म है, 2 टर्म। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसका जो फर्स्ट टर्म है उससे क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और इसी प्रकार से ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसका जो दूसरा टर्म है दैट इज +√3, उससे भी क्या करेंगे, पूरे के पूरे दूसरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक ये सब किया होगा आप लोगों ने छोटी क्लास में भी। अब करिए बेटा, 3 2 जा 6, अब 3 × 2√2 कितना होगा, 3 × √2 क्या लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसा समझना कि जैसे 3 × x क्या लिखते थे 3,
x, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, एक रूट वाला है, जस्ट प्योर नंबर है। तो क्या करेंगे 3 इंटू रूट टू को लिखेंगे कितना 3 रूट टू, और साइन मत भूल जाना, ये प्लस था ये भी प्लस था इसलिए प्लस 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 आया। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिएगा रूट 3 इंटू टू कितना होगा, रूट 3 इंटू टू मतलब 2 रूट 3, कितना 2 रूट 3। रूट वाली टर्म को पीछे लिखते हैं और जो प्योर नंबर कांस्टेंट जैसा है उसको उसके मल्टीप्लिकेशन में ही लिख रहे हैं, बट आगे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये कैसे होगा, रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से, तो रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से, तो प्रॉपर्टी याद कर लो कि रूट ए इंटू अगर रूट बी हो रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होगा, रूट किसका 3 इंटू 2 का, दैट इज रूट 6, दैट इज रूट 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे आप वेरिएबल्स के साथ करते थे, दो टर्म कब ऐड होती थी या कब सब्ट्रैक्ट होती थी, जब वो लाइक टर्म हो। लाइक टर्म का मतलब दोनों में सेम सा वेरिएबल आए। तो सेम कंसेप्ट यहां लगा लो कि देखो 6 कोई दूसरा नंबर है इस तरह का जिसमें रूट ना हो, तो किसी के साथ लाइक टर्म नहीं है। एक टर्म ये आई, क्या ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, नहीं, ये टर्म है रूट 2 वाली, ये टर्म है रूट 3 वाली, तो दोनों क्या है अनलाइक रूट है, क्या है अनलाइक रूट। अगर ऐसा होता, अगर ये होता 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो ये दोनों ऐड हो जाते, जैसे कि 3x प्लस 5x ऐड हो जाते थे। हम क्या कहते थे, लाइक वेरिएबल है, लाइक टर्म हो गए, तो जो x है वो ऐसे ही रहेगा, और कॉफिशिएंट हम क्या करते थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सेम चीज़ है कि दोनों का रूट सेम है, तो लाइक रूट है तो रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं उनके कॉफिशिएंट। तो 3 प्लस 5 8 होता, बट तब होता ना जब दोनों के रूट सेम होते। वहां देखो ये रूट 2 है और ये रूट 3 है, तो ये दोनों भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे, और ये रूट 6 वाला, तो यहाँ पर कोई भी किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, समझे। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। अगला देखिए ये वाला, इसका सेकंड पार्ट कैसे करना है। देखो बच्चा, क्वेश्चन था 3 प्लस रूट 3 इंटू में 3 माइनस रूट 3। देखो ध्यान से देखना, या तो फिर से इसकी तरह कर लो, है कि नहीं, चलो ऐसे ही करते हैं पहले, है ना। तो क्या किया, 3 को, ये जो इस पहले एक्सप्रेशन का पहला टर्म था उसको दूसरे पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 3 माइनस रूट 3, और फिर प्लस रूट 3 को भी क्या किया, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3 माइनस रूट 3 के साथ। कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा, अब 3 इंटू रूट 3 कितना होगा, 3 रूट 3। अब 3 जो है वो रूट 3 में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो खाली जस्ट रिप्रेजेंट कर देंगे कि 3 रूट 3 का मतलब है कि 3 की जो वैल्यू है वो रूट 3 की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब तो तुमने रूट 3 सॉल्व किया नहीं कितना होता है, कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। और प्लस माइनस माइनस, रूट 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 रूट 3 प्लस प्लस प्लस। अच्छा, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा, समझना, रूट 3 यहाँ देखना, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या करोगे, रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना 3 इंटू 3, और तुम 8 में स्क्वायर रूट करके आ रहे होंगे। अब रूट 3 इंटू रूट 3 किया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, पेयर नहीं बन गया, कितना आएगा 3 आएगा। एक तरीका सोचने का ये है, और एक तरीका और देखो मेरे भाई, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, अरे a इंटू ए क्या होता है, a का स्क्वायर, 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, कनिष्का का इंटू कनिष्का करेंगे तो क्या होगा, कनिष्का का स्क्वायर। इसी प्रकार से रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा बेटा, रूट 3 का स्क्वायर। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, अरे भाई मैथ है यार, स्क्वायर से रूट कट जाता है, थोड़ा समझ भी लो ना क्यों कट जाता है, ये क्यों काट देते हैं। गणित हो रहा है कि मैथ हो रहा है कि जादू की क्लास हो रही है, जादू की क्लास तो नहीं हो रही है, मैथ हो रहा है ना। अब आपको भी मैं कहूँगा कि आगे आप समझ लेना कि जब भी किसी रूट वाली टर्म का स्क्वायर होगा तो ठीक है, हम बता रहे हैं कि स्क्वायर से रूट चला जाएगा, बट क्यों चला जाएगा समझो। मुझे लगता है आपको बताया गया होगा कि किसी का भी रूट मतलब उसकी पावर हाफ होती है। जब आपने कहा रूट 3 का मतलब क्या था,
अरे उसके ऊपर टॉपी बनाई, उस टॉपी का क्या मतलब है? वो तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि 3 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 3 का स्क्वायर रूट का मतलब है 3 की पावर हाफ है। 3 की पावर हाफ को लिखते हैं 3 रूट, या x का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि x की पावर हाफ है। अच्छा, और फिर उसकी पावर क्या है? 2। मुझे लगता है आप लोगों ने 8th में एक्सपोनेंट चैप्टर भी पढ़ा होगा कि अगर a की पावर n और उसकी पावर m है तो a की पावर n इंटू m हो जाता है। तो यहां देखो बेस पे क्या है? 3 और उसकी पावर हाफ मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? पावर के साथ, तो 2 से 2। इसलिए ऐसे लोग बोल देते हैं क्या कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। जादू नहीं हो रहा, मैथमेटिकली कट जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी मत कर देना। चलो तो क्या लिखूं? √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर बोलना ज़्यादा समझदारी है ना। और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। शाबाश बच्चा। और यहाँ बताओ प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखो 9 और 3 दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया 6। अब ये दोनों सॉल्व होंगे? हाँ हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? लाइक रूट। जैसे लाइक वेरिएबल वाली टर्म होती थी, इसी तरह से ये क्या है? रूट में लाइक टर्म है, रूट में लाइक टर्म है। जैसे 2 टर्म कब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होती थी? जब वो लाइक वेरिएबल्स में हो, है ना। और इसी प्रकार से समझ लो कि रूट भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है मैथमेटिक्स में जैसे वेरिएबल्स करते थे। 2 रूट वाली टर्म तभी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनमें रूट्स सेम आ रहे होंगे, है ना। और सॉल्व किसको करते हैं? रूट को नहीं करते। रूट तो ऐसे लिखा जाएगा, रूट वाला टर्म अगर सेम आ रहा है तो रूट तो ऐसे लिखा जाएगा। एक्चुअल सॉल्व उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 गया 0, दैट इज 0 √3। और 0 √3 क्या है? 0 है, जिसको हम काट सकते हैं। कितना आया? 6 आया। बट बहुत लंबा कर दिया। अगर आप शुरुआत में कुछ पकड़ लिए होते, अगर आप शुरुआत में कुछ पकड़ लिया होता तो सवाल था 3 प्लस √3 इंटू में 3 माइनस √3। हमने ऐसे भी किया, वो गलत नहीं है। बट देखो बेटा, हम फॉर्मूले भी इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि फॉर्मूले हमारा काम कैलकुलेशन का आसान करते हैं। तो अगर आपने यहाँ फॉर्मूला पकड़ लिया होता तो जरा देखिएगा 3 प्लस √3 इंटू हो रहा है 3 माइनस √3, जो कि मुझे फीलिंग दे रहा है कि 3 और √3 एक बार ऐड हो रहे हैं और वही 3 और √3 माइनस हो रहे हैं, जो कि एक्चुअल में क्या दिख रहा है? a प्लस बी a माइनस बी जैसा। और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b² होता है। तो इसका इस्तेमाल कर लेते, जल्दी हो जाता। a कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b कितना है बेटा? √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। और 9 में से 3 गया तो ज़्यादा जल्दी हो जाता, ज़्यादा जल्दी हो जाता। बट ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, क्योंकि आइडली पूरा सॉल्व करो तो ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। बट पेपर में रिकमेंड नहीं करेंगे इसको ऐसा करने के लिए। अगर वहाँ आइडेंटिटी लग रही है तो स्मार्ट मूव या स्मार्ट डिसीजन यही है कि आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए, है ना कनिष्का? आप होश में हैं बेटा? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं और ही है? चलो, दिख रहा है? चलिए अब यहाँ देखिए, फिर से कह रहा है सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कीजिए? सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखो ये है आपके पास क्वेश्चन, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है, आइडेंटिटी लग रही है किसकी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर 8 में बड़ा होगा, कितना होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। और आपको a आपका दिख रहा होगा कितना है? √5। b क्या है आपका? √2। तो करिए इसको, तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? √5 इंटू में b बोलो √2 इंटू में √2। अब √5 का स्क्वायर कितना होगा अभी बताया? आप ऐसे चाहे तो बोल सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, बट मैंने समझाया है ऐसे जादू नहीं हो रहा है, दैट इज मैथमेटिकली कट जाता है। क्योंकि √5 का मतलब है √5 की पावर हाफ और फिर हाफ की पावर 2 है, तो हाफ इंटू 2 1 हो जाता है, दैट इज 5 की पावर 1 विच इज 5। √2 का स्क्वायर 2 और ये कितना होगा? 2 ऐसे रहेगा। और √5 इंटू √2 कितना होगा?
वो स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू 2 होगा, दैट इज रूट 10 हो जाएगा। शाबाश। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? चलिए, अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अब इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार बना लेते हैं। चलिए, अब यहां देखो, इसमें क्या करेगा बेटा, अभी वही आइडेंटिटी लगाई, रूट 5 और रूट 2 माइनस हो रहे हैं, और वही नंबर रूट 5 और रूट 2 ऐड हो रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग रहा है, जो कि होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको? तो रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 विच इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिखा जा सकता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है बेटा? रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी कितना है? रूट 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर 5, शाबाश। रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3। समझ आया कि नहीं आया? तो आई थिंक इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आज की क्लास में हम एक चीज और सीखेंगे कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। और पहले तो बता देता हूं रैशनलाइज कैसे करते हैं, उससे पहले बताएंगे रैशनलाइज करना क्यों है। जब भी आप एक नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो समझिए डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म होनी नहीं चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए या डिनोमिनेटर में से रूट वाला नंबर या रूट वाला टर्म हटाने के लिए क्या किया जाता है? रैशनलाइज किया जाता है। तो पहले समझाएं रैशनलाइज करते क्यों हैं। रैशनलाइज किया जाता है कि एक नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वहां अगर q जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है अगर वहां रूट आता है तो उस रूट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो वही पूछा, वही लिखा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो पहला सवाल देखो कैसे करेंगे। आपको यहां पर जो नंबर दे रखा है वो है 1/√7। क्लियरली आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? रूट वाला टर्म है। अब रैशनलाइज करना मतलब कैसे भी करके तुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर में से रूट वाला टर्म हटाना है। और जब इस तरह का सवाल हो, जब नीचे जो रूट वाला टर्म है वो सिंगल में है, किसमें? सिंगल में, मतलब टर्म में नहीं है, एक ही टर्म है नीचे, तो उस स्थिति में क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड करो। बट ले दे के तुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, दैट इज डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। तो कितना आया? 1 इंटू रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 7 का स्क्वायर, और रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 होगा, है कि नहीं? तो लो, ऐसा करने से हट गया डिनोमिनेटर से रूट, हो गया डिनोमिनेटर रैशनलाइज। ठीक है, तो आई थिंक इस तरह के नंबर जहां डिनोमिनेटर में रूट है बट सिंगल टर्म है, तो वहां तो कुछ नहीं करना है कि जो रूट वाला टर्म नीचे है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करना है। बट इसको कैसे करेंगे जरा देखो। सेकेंड वाला जो है 1 में रूट 7 माइनस रूट 6। आई थिंक यहां देखो फिर से डिनोमिनेटर में क्या आया? रूट आया, बट डिनोमिनेटर रूट वाला टर्म है बट सिंगल टर्म नहीं है बेटा, कुछ a माइनस बी की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? a माइनस बी की फॉर्म में। तो क्या करना है? जो डिनोमिनेटर पे नंबर दिख रहा है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड। अब बच्चा का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऐसा है कि अगर a माइनस बी है तो इसका कॉन्जुगेट है a प्लस बी, के बीच का साइन चेंज करना। और अगर नीचे है a प्लस बी तो a प्लस बी का कॉन्जुगेट है a माइनस बी, है कि नहीं? तो मैंने क्या कहा कि अगर इस तरह का प्रश्न है जहां आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है बट डिनोमिनेटर में क्या है? 2 टर्म है, या तो a माइनस बी की फॉर्म में होगा या तो वो a प्लस बी की फॉर्म में होगा, तो आपको डिनोमिनेटर का क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है। अब जैसे रूट 7 माइनस रूट 6 के कॉन्जुगेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट 7, जहां माइनस था वहां प्लस आ जाएगा, और जहां नीचे भी इसके ही कॉन्जुगेट से क्या किया? बोलो, डिवाइड किया। अब क्या लिखेंगे इसको? जरा इसको हटा सकता नहीं चलेगा। तो क्या किया देखो, 1 इंटू रूट 7 होएगा, 1 इंटू रूट 6, या सोचो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा। अब नीचे देखो क्या हुआ, रूट 7
माइनस रूट 6, वो a माइनस बी था। अब तुम्हें समझ आया कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि a माइनस बी था, मुझे नीचे से ही रूट हटाना ना, ऊपर रूट आए में वो फर्क नहीं पड़ता है, नीचे रूट नहीं आना चाहिए था, है ना, क्योंकि रैशनलाइज किससे करे थे, डिनोमिनेटर को, तो a माइनस बी था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया सामने तो क्या हो गया, वो a प्लस बी हो गया, तो अपने आप से आइडेंटिटी बन जाएगी इसकी a माइनस बी, a प्लस बी की, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, रूट 7 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा ये, रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 6, और आई थिंक इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं रह गया, ये कितना होगा, रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 7 में से 6 गया, 1 आएगा, तो अपॉन में कितना आएगा 1, उसको लिखने का मतलब बनता नहीं बनता। ठीक है, आई थिंक ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, करना है क्या मैंने, कर लोगे, आई थिंक आप ये 2 सवाल खुद से कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो ये 2 आपके सवाल रहेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल जब हम मिलेंगे, अच्छा ये सवाल भी खुद से कर लेना, क्या ये रिपीट है क्या, हाँ ये रिपीट ही हो गया है ना, ये तो वही हो गया ना सवाल, देखो ना 4th ही तो हो गया, तो इसको तो यहाँ से हटा ही देते हैं, 27 वाले को हटा दो इसको यहाँ से, है ना, ठीक है दोस्तों, ये कर लेना। कल हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, ये आपने आई थिंक 8th में भी पढ़ा होगा, ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, हम कल फिर से पढ़ाएंगे और इन पे सवाल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पहले एनसीईआरटी के बहुत बेसिक सवाल बनाएंगे, सच में बहुत बेसिक है, अब फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, सच में अब तक जो किया दे आर दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बाय गॉड, और यहाँ से ऐसी फीलिंग बच्चे को आ जाती है 9th की कि चैप्टर बहुत आसान है, ये चैप्टर आसान है नहीं, समझ लो, और तभी मैंने कहा कि एनसीईआरटी के चक्कर मत रहना, एनसीईआरटी कोई रेफरेंस बुक नहीं है, और सीबीएसई ने कहीं नहीं कहा कि बेटा पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, है ना, सीबीएसई कहीं नहीं कहती है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे, ना उस बोर्ड के लिए कहा गया है ऐसा, ना 9th के लिए कहा गया है। तो जो बच्चे 9th 10th में सिर्फ मैथ पढ़ते हैं कहाँ से, एनसीईआरटी से, तो उनका मैथ एक तो कमज़ोर हो जाएगा, दूसरा यही बच्चे बोलते हैं बोर्ड में जाके क्या, कि पेपर बाहर से आ गया, बाहर से क्या आ गया, हाँ मैं ये नहीं कह रहा आरटी शर्मा से आएगा, एनसीईआरटी से नहीं आएगा, एनसीईआरटी जो टॉपिक है सिर्फ उसका कंसेप्ट दिया है, अब मैं जो कल तुमको यहाँ सवाल कराऊंगा कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा, बट सवाल बड़े नए नए तरह के होते हैं ना, वो एनसीईआरटी में नहीं दिखते हैं, है ना, वो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिखेगा, वो आपको सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का सपोर्ट मटेरियल है वहाँ दिखेगा, एक स्मार्ट बच्चा होगा तो आरडी शर्मा से बनाएगा, तो उसको उस तरह के बड़े सवाल बनाने की आदत होगी, कोई कंसेप्ट नया नहीं आएगा, कंसेप्ट जो सीखना था सीख लिया, सिर्फ एक्सपोनेंट का कंसेप्ट नहीं सीखा, वो भी ऑलरेडी आप जानते हो 8th में, है कि नहीं, बट सवाल ऐसे आएंगे, ये लो पहला आ गया, तो तुमने सीखा है एनसीईआरटी तो लो कर लेना, लो बड़ा कर देता हूँ होमवर्क, इसको होमवर्क कर लेना, आपने 8th में एक्सपोनेंट पढ़ा है ना, करिए, मुश्किल नहीं है, बट ऐसा है कि देखो बच्चा जब तक आपने उस तरह के सवाल प्रैक्टिस नहीं किए तो आपसे नहीं बनेंगे, उतारना उतार लो, ये ले, तो अभी तो कराया तुमको मैंने रैशनलाइज करना, करो, तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी सिर्फ कंसेप्ट बताती है कि सिलेबस में क्या क्या है उसने बता दिया, बट सच में सवाल क्या क्या पेपर में आ रहे हैं वैसे सवाल वहाँ है नहीं, और सब बता रहा हूँ कि बना लेना